हेलो गाइस। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनके जन्म के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं और साथ ही साथ हम उनके साहित्य के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसके कारण वे इतने महान और सशक्त लेखककार कविवर बने। तो हम स्टार्ट करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। सन 1907 इलाहाबाद में जो है उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है उनका जन्म हुआ था 1907 में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हुई हैं, जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध और ऊंचाइयों तक ले जाने वाली हरिवंश राय जी की ये जो रचनाएं हैं। पहली रचना का मैं नामकरण करूंगा कि इनकी जो पहली रचना है वो है मधुशाला, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई। और दूसरी जो हमारी है वो है मधुबाला, जो कि 1938 यानी 3 साल बाद जो है हरिवंश राय जी ने अपनी जो दूसरी मधुबाला के नाम से जो रचना है वो है प्रकाशित की। और वो थी मधुबाला, जो कि 1938 में हुई। फिर दूसरी उसी वर्ष में 1938 में ही जो है दूसरी इन्होंने अपनी तीसरी जो रचना मधु कलश 1938 में जो प्रकाशित हुई उसे प्रकाशित किया या प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं अपने साहित्य में। इनके साहित्य में बहुत सी रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो उनमें 2-4 मैं नाम लूंगा उन रचनाओं के, जैसे कि एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर और अन्य बहुत सी। आप पढ़ लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें सभी जो रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की सभी इसमें दर्ज हैं। आप एक एक करके उन्हें पढ़ लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो इनका एक वाडम्य है जो कि बच्चन ग्रंथावली, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? बच्चन ग्रंथावली के नाम से जो है इनका वाडम्य है, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और है भी। और ये क्या है, 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हमारा जो हरिवंश राय बच्चन जी हमारे जो कविवर हैं, हम जो आज 12वीं कक्षा की फर्स्ट पोइम के जो कविवर पढ़ रहे हैं, उनका जीवन वृत्त पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो उनका जो बच्चन ग्रंथावली है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में प्रकाशित है। अब छोटा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो बच्चन जी की ग्रंथावली है या उनका ग्रंथ है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हम कहेंगे 10 खंडों में प्रकाशित है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इनमें से मैंने एक क्वेश्चन छोटा बता दिया। तो आपको पता भी होगा कि इस वर्ष जो है 2020 में हमारी जो मार्च की जो परीक्षा होगी या जिस तरह से भी आगे होने वाली परीक्षा होगी, तो यानी उसमें 40 अंकों के जो है लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं, वो आएंगे। तो इसमें इस तरह से बहुत से प्रश्न छोटे बन सकते हैं। तो हमें एक एक करके एक एक पंक्ति को समझना होगा कविता की, या एक एक लाइन को जब हम समझेंगे इस 12वीं कक्षा के जो पाठ्य पुस्तक में जो सिलेबस है उसको एक एक पंक्ति के द्वारा जो समझेंगे, एक एक लाइन जब हम समझेंगे तो ही क्या है हम उन अंकों को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम इन
सभी को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचें कि नहीं, हम एक एक लाइन कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम नहीं। टाइम तो निकालना होगा। तो ज़्यादा समय मैं भी बर्बाद नहीं करूंगा आपका, तो हम सीधा चलते हैं। हमने रचनाएं पढ़ ली, प्रमुख रचनाएं पढ़ी। अब उसके बाद क्या है कि उनके साहित्य के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो साहित्य को पढ़ने से पहले एक लाइन है, देखिएगा, देखिए एक जो लाइन है, पूर्व चलने के बहुटी बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने की बहुटी बाट की पहचान कर ले। इस पंक्ति से जो हमारे कविवर हरिवंश राय जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको दोबारा से चलना है तो आपको बाट यानी रास्ता, तो उस रास्ते का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात कहते हैं कविवर कि अगर आपको कहीं भी सफलता चाहिए तो जहां भी सफलता चाहिए उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं कविवर के साहित्य के बारे में बताऊंगा कि हम पहले पढ़ लेते हैं, इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं कि 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे। यानी उन्होंने अपने साहित्य में जब सृजन करने लगे या पढ़ने लगे या लिखने लगे, उससे पहले वो क्या कार्य करते थे, तो उनके बारे में क्या है कि उन्होंने जो है 1942 से 1952 तक अपना कार्य किया। क्या कार्य किया? पढ़ाने का कार्य किया। उसके बाद क्या है, आकाशवाणी यानी जो आकाशवाणी देते हैं, मौसम पर जो प्रशासन होता है वो जो हमें आकाशवाणी यानी आज मौसम कैसा रहेगा, इस तरह की जो आकाशवाणियां होती हैं उनके बारे में बताते हैं। वहां भी उन्होंने काम किया। अब क्या हुआ कि दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग और विकलन मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने कार्य को जो है विराम दिया और अब क्या करने लगे, वो अपने साहित्य की ओर कदम बढ़ाने लगे, अपने साहित्य को खड़ा करने लगे। साहित्य को खड़ा करने से क्या तात्पर्य है कि अब वो क्या है, कविताएं लिखने लगे या लेखन करने लगे। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा का जो है प्रयोग किया है। जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी है ना, इन्होंने जो है कोई सुदगड़ी होती है, 5 मील जो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी उसे कहते हैं सुदगड़ी। ये कबीर की जब आप पढ़ोगे के बारे में पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा तुगड़ी क्या होती है। यानी इस तरह कबीर की जैसे हमारी संस्कृत भाषा होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, या कोई ब्रज भाषा होती है जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, तो इस तरह की कोई भी भाषा का जो है हमारे कविवर जो हरिवंश राय जी है, उन्होंने इस तरह का कोई भी जो है भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उनकी भाषा क्या है, जीवंत है। जीवंत यानी जो है मनुष्य से जुड़ी हुई है, मनुष्य को समझाने वाली जो है भाषा है। और क्या है, संवेदनशील गैर शैली है। इस जो इन्होंने लिखी है आत्म परिचय कविता, या इन्होंने और भी कविताएं लिखी हैं, वो क्या है, गाई जा सकती हैं। इन्होंने कहा है कि गैर शैली यानी गाई जाने वाली जो शैली होती है उसे गैर शैली कहते हैं। कि यानी इनकी जो भी कविता है उसको गाकर भी पढ़ा जा सकता है। इतनी मुश्किल कविताएं नहीं है, उनको गाकर भी पढ़ा जा सकता है। अगर मैं आगे जो मैं कविता आपको करवाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम कविता को गाकर पढ़ते हैं। कोई भी कविता हो वो गाकर ही पढ़ी जाती है, परंतु क्या होता है, आज के जो आधुनिक युग में जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों को गाकर नहीं पढ़ाते, साधारण रूप से ही जो है कविताओं का सृजन करते हैं। इसके कारण बच्चे क्या होते हैं, कविताओं को समझ नहीं पाते और उसका जो है मुखौल या मजाक जिसे कह सकते हैं, हास्य जिसे कह सकते हैं, बना देते हैं। तो हमें कविताओं का हास्य नहीं बनाना चाहिए। कविता में
जो कवि है उसका आशय क्या होता है, बहुत बड़ी बात कह जाता है कवि। एक पंक्ति मैं आपको सुनाऊंगा कि जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी की लाइन है कि जहां ना पहुंचा रवि यानी सूर्य, जहां सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं पहुंची वहां क्या है, जो पोइट है, जो कवि है, उसकी जो बात है वो वहां पर वो कवि पहुंच जाता है। यानी वो बात कह जाता है कवि जो साधारण मनुष्य के समझ में भी नहीं आती कई बार। तो हमारे सिलेबस जो है हरिवंश राय जो हमारा आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उससे थोड़ा सा बाहर चला गया था। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। शैली के बारे में पढ़ा, गैर शैली यानी गाई जाने वाली शैली, अपनी बात कही है। यानी उनकी जो कोई भी कविता आप पढ़ोगे तो वो आप उसको गा भी सकते हो। व्यक्तिगत जीवन में, अगली लाइन है, व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति वचन के जो है कविता में जो है कविता बनकर जो है प्रकट हुई है। यानी अब इस लाइन में क्या कहता है, इस पंक्ति में क्या कहता है कि जो भी घटनाएं हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में घटी है ना, वो ही क्या है कविता के रूप में उन्होंने प्रकाशित की हैं, अंकित की हैं। फिर कहता है कि यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यही उनकी खूबी है, उनका विश्वास है, उनकी विशेषता है कि उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं ना, उनका ही जो कविता के माध्यम से वर्णन किया है। कई जो होते हैं कवि होते हैं प्रकृति प्रेमी होते हैं, नेचर प्रेमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेचर वो अपनी काल्पनिक जो है कविताओं के माध्यम से ही हमें संदेश देते हैं। पर जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी है ना, इन्होंने काल्पनिक अनुभूति का सहारा नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ अपने अनुभवों को ही यहाँ पर प्रयुक्त किया है और हमें रूबरू करवाने और लोगों को समझाने और समाज में किस तरह की विचारधाराएं चलती हैं उनको अपनी ही कविताओं में दर्शाया है। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ठीक है या सही है, उन सभी का जो है विश्लेषण जो है इनकी कविताओं में मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट पैरा जो है हमारा थर्ड पैरा है, मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन जी की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। यानी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इन्होंने ख़याम का, उमर ख़याम एक फारसी कवि हैं उमर ख़याम, उनके जो बारे में भी इन्होंने लिखा है। किन्होंने, हमारे जो कविवर हिंदी के साहित्य के कविवर हरिवंश राय जी ने फारसी के उमर ख़याम कवि के बारे में भी बहुत लिखा है। उनसे भी रूबरू हुए हैं ये, उनको भी इन्होंने पढ़ा है और अपनी कविताओं में उनकी भी वाणी का भी प्रयोग किया है। तो अगली लाइन कहता है कि जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया जो है मधुशाला है, कल्पना साखी और कविता पर वह प्याला जिसमें ढालकर जो है पाठक को पिलाया जाता है। यानी इन्होंने जो तीन अपनी प्रसिद्ध जो हम रचनाएं की, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, तो उनका अलग अलग अर्थ भी बताया है। इन्होंने क्या बताया है कि ये देखिए, आपको मैं बताता हूं क्या बताया है। देखिए इन्होंने जीवन, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, जीवन एक तरह का मधु कलश है। क्या है जीवन, क्या है, एक तरह का मधु कलश है। जीवन क्या है, एक तरह का मधु कलश है। और दूसरी दुनिया क्या है, मधुशाला, दुनिया क्या है, मधुशाला। और तीसरी जो रचना है
और इन तीनों जो रचनाओं के माध्यम से क्या कहते हैं कवि कि ये तीनों ही क्या है, वह प्याला है, वह घूंट है जो सभी पाठकों यानी जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें पाठक कहते हैं, पाठकों को पिलाया जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे। देखिए, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। कविवर क्या कहते हैं, कविता का एक घूंट, कविवर ने क्या कहा है, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। यानी कविता ही क्या है, जीवन का सार है, जीवन का जो है लेखन करती है। जीवन के बारे में जो भी पढ़ा है इन्होंने वही इन्होंने लिखा है। इनके जो अनुभव हैं उन्हें इन्होंने शेयर किया है, यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ आज की जो क्लास है हमारी वो समाप्त होती है। तो कल से हम क्या करेंगे, इसका जो सार है उसके बारे में पढ़ेंगे। सार अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 99% जो है कार्य है वो पूरा हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हुए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।